हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे से अपने पेपर की तैयारी कर रहे होंगे। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिमास जारफ मंत्रा पे। हम कर रहे थे रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास की सीरीज, जिसके अंदर हम हमारा प्रकरण 1 और 2 जो है वो कंप्लीट कर चुके थे, और आज हम आदिकाल के प्रकरण 3 और 4 को जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। और इसकी कंप्लीट रीडिंग करने के बाद कल हम भक्तिकाल के ऊपर जो है कल या परसों जो है वो भक्तिकाल की रीडिंग की वीडियो जो है मैं डाल दूंगी। ठीक है, तो शुरू करें आज की क्लास को। तो प्रकरण 3 का जो नाम है वो है हमारा देश भाषा काव्य। ठीक है, चलो अगला है। पहले कहा जा चुका है कि प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ मुक्त भाषा के जो पुराने काव्य जैसे बीसल देवरासो, पृथ्वीराज रासो आजकल मिलते हैं वे संदिग्ध हैं। इसी संदिग्ध सामग्री को लेकर थोड़ा बहुत विचार हो सकता है, उसी पर हमें संतोष करना पड़ता है। इतना अनुमान तो किया ही जा सकता है कि प्राकृत पढ़े पंडित ही उस समय कविता नहीं करते थे। जनसाधारण की बोली में गीत, दोहे आदि प्रचलित चले आते रहे, जिन्हें पंडित गवारू समझते रहे होंगे। ऐसी कविताएं राजसभाओं तक भी पहुंच जाती ही होंगी। राजा भोज, जस, मूसर चंद कहने वालों के सिवा देश भाषा में सुंदर भाव भरी कविता करने वाले भी अवश्य ही रहे होंगे। राजभाषा सभाओं में सुनाए जाने वाले नीति, श्रृंगार आदि विषय प्राय दोहों में कहे जाते थे, और वीर रस के पद्य छपे में राजश्रित कवि अपने राजाओं के शौर्य, पराक्रम और प्रताप का वर्णन अनूठी उक्तियों के साथ किया करते थे, और अपनी वीरोल्लास भरी कविताओं के वीरों को उत्साहित किया करते थे। सॉरी, एक इम्पोर्टेंट कॉल था। तो ऐसे राजश्रित कवियों की रचनाओं के रक्षित रहने का अधिक सुविधा था। वे राज के पुस्तकालयों में भी रक्षित रहती थी, और भट्टाचारण जीविका के विचार से उन्हें अपने उत्तराधिकारियों के पास भी छोड़ जाते थे। उत्तरोत्तर भट्टाचारणों की परंपरा में चलते रहने से उनमें फिर भी बहुत कुछ होता रहा। इसी रक्षित परंपरा की सामग्री हमारे हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल में चलती आ रही है, मिलती है, और इससे इस काल को वीरगाथा काल कहा गया। भारत के इतिहास में यह समय वह था जो कि मुसलमानों के हमले से उत्तर पश्चिम की ओर लगातार होते रहते। इनके धक्के अधिकतर भारत के पश्चिमी प्रांत के निवासियों को सहने पड़ते थे, जहां हिंदुओं के बड़े बड़े राज्य प्रतिष्ठित थे। गुप्त साम्राज्य के ध्वस्त होने पर हर्षवर्धन के उपरांत भारत का पश्चिमी भाग ही भारतीय सभ्यता और बल वैभव का केंद्र हो रहा था। कन्नौज, अजमेर, अनहलवाड़ा आदि बड़ी बड़ी राजधानियां उधर ही प्रतिष्ठित थी। उधर ही भाषा की शिष्ट भाषा मानी जाती थी, और कवि चारण आदि उसी भाषा में रचना करते थे। प्रारंभिक काल का जो साहित्य हमें उपलब्ध है उसका आविर्भाव उसी भूभाग में हुआ। अतः यह स्वाभाविक है कि उसी भूभाग की जनता की चित्तवृत्ति की छाप उस साहित्य पर हो। हर्षवर्धन के उपरांत ही साम्राज्य भावना देश से अंतर्हित हो गई थी, और खंड खंड होकर जो गहरवार, चौहान, चंदेल और परिहार आदि राजपूत राज्य पश्चिम की ओर प्रतिष्ठित थे, वे अपने प्रभाव की वृद्धि के लिए परस्पर लड़ा करते थे। और ये सब आवश्यकता बस नहीं होता था, कभी कभी तो शौर्य प्रदर्शन मात्र के लिए यूं ही ये लड़ाइयां मोल ले ली जाती थी। बीच बीच में मुसलमानों के लिए भी भिड़ाई का समय था, वीरता के गौरव का समय था, और सब बातें पीछे पड़ गई। महमूद गजनवी के लौटने के पीछे गजनवी सुल्तानों का एक हाकिम लाहौर में रहा करता था, और वहां लूटमार के लिए देश के भिन्न भिन्न भागों पर विशेषतः राजपूतानों पर चढ़ाइयां हुआ करती थी। इन चढ़ाइयों का वर्णन फारसी तारीखों में नहीं मिलता, पर कहीं कहीं संस्कृत ऐतिहासिक काव्यों में मिलता है। साबर का चौहान राजा दुर्लभ राज द्वितीय मुसलमानों के साथ युद्ध करने में मारा गया था। अजमेर बसाने वाले अजय देव ने मुसलमानों को परास्त किया था। अजय देव के पुत्र अर्णोराज आना के समय में मुसलमानों की सेना फिर पुष्कर की घाटी लांघकर उस स्थान पर जहां पहुंची जहां अब आना सागर है। अर्णोराज ने उस सेना का संहार करके बड़ी भारी विजय प्राप्त की। वहां मलेच्छ मुसलमानों का रक्त गिरा था, और इससे उस स्थान को अपवित्र मानकर वहां के अर्णोराज ने एक बड़ा तालाब बना दिया, जो आना सागर कहलाया। आना के पुत्र बिसल देव विग्रह राज चतुर्थ के समय में वर्तमान किशनगढ़ राज्य मुसलमानों की सेना चढ़ाई, जिसे परास्त कर बिसल देव आर्यावर्त के मुसलमानों को निकालने के लिए उत्तर की ओर बढ़ा। उसने दिल्ली और झांसी के प्रदेश में अपने राज्य मिलाए, और आर्यावर्त के एक बड़े भूभाग से मुसलमानों को निकाल दिया। इस बात का उल्लेख दिल्ली में अशोक लेख वाले शिवालिक स्तंभ पर खुदे हुए बीसल के विक्रमी संवत 1220 के लेख में पाया जाता है। शाहबुद्दीन गौरी की पृथ्वीराज पर पहली चढ़ाई के पहले भी गौरियों की सेना ने नाडोल पर धावा किया था, पर उसे हार कर लौटना पड़ा था। इस समय महाराज पृथ्वीराज के मारे जाने और दिल्ली और अजमेर पर मुसलमानों का अधिकार हो जाने के पीछे भी बहुत दिनों तक राजपूताने आदि में कई स्वतंत्र हिंदू राजा थे, जो बराबर मुसलमानों से लड़ते रहे।
इसमें सबसे प्रसिद्ध रणथंभौर के महाराजा हमीर देव हुए, जो महाराजा पृथ्वीराज की चौहान वंश परंपरा में से थे। वे मुसलमानों से निरंतर लड़ते रहे और उन्होंने कई बार उन्हें हराया भी था। और ये क्या है कि पठानों के शासनकाल तक हिंदू बराबर स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहे। राजा भोज के समय में खड़े होकर राजा की दानशीलता का लंबा चौड़ा वर्णन करके लाखों रुपए पाने वाले कवियों का समय बीत चुका था। राज दरबारों में शास्त्रार्थों की धूम नहीं रह गई थी। पांडित्य के चमत्कार पर पुरस्कार का विधान भी ढीला पड़ गया। उस समय जो भाट या चारण किसी राजा के पराक्रम, विजय, शत्रु कन्या हरण आदि का अत्युक्ति आलाप करता या रण क्षेत्रों में जाकर वीरों के हृदय में उत्साह की उमंगें भरता, वही सम्मान पाता था। इस दशा में काव्य या साहित्य की और भिन्न भिन्न अंगों की पूर्ति और समृद्धि के सामुदायिक प्रयत्न कठिन था। उस समय तो केवल वीर गाथाओं की उन्नति संभव थी। इस वीर गाथा को हम दोनों रूपों में पाते हैं, मुक्तक के रूप में भी और प्रबंध के रूप में। फुटकल रचनाओं का विचार छोड़कर यहाँ वीर गाथा प्रबंध काव्यों को ही उन्नत किया। जैसे यूरोप में वीर गाथाओं का प्रसंग युद्ध और प्रेम रहा, वैसे यहाँ भी था। किसी राजा की कन्या को हर कर लाना वीरों के गौरव और अभिमान का काम माना जाता था, और इस प्रकार इन काव्यों में श्रृंगार का भी थोड़ा मिश्रण रहता था, पर गौण रूप में प्रधान रस वीर ही रहता था। श्रृंगार केवल सहायक रूप में रहता था, जहाँ राजनीतिक कारणों से भी युद्ध होता था। जैसे शाहबुद्दीन के यहाँ एक रूपवती स्त्री का पृथ्वीराज के यहाँ आना ही लड़ाई की जड़ लिखी गई है। अमीर पर अलाउद्दीन की चढ़ाई का भी ऐसा ही एक कारण कल्पित किया गया है। इस प्रकार इन काव्यों में प्रथानुकूल कल्पित घटनाओं की बहुत अधिक योजना रहती थी। ये वीर गाथाएं दो रूपों में मिलती हैं। प्रबंध काव्यों के साहित्यिक रूप में, वीर गाथाओं बैलेट्स के रूप में, और साहित्यिक प्रबंध के रूप में जो प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध हैं वह है पृथ्वीराज रासो। वीर गीत के रूप में हमें सबसे पुरानी पुस्तक बीसल देव रासो मिलती है। यद्यपि उन्हें उसमें समय अनुसार भाषा के परिवर्तन का आभास मिलता है। जो रचना जो रचना कई वर्षों से लोगों में बराबर गाई जाती रही हो, उसकी भाषा उसके मूल रूप में नहीं रह सकती। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आला है, जिसके गाने वाले प्राय समस्त उत्तरी भारत में पाए जाते हैं। यहाँ पर वीर काल के उन ग्रंथों का उल्लेख किया गया है जिनकी या तो प्रतियां मिलती हैं या कुछ उल्लेख मात्र पाया जाता है। ये ग्रंथ रासो कहलाते हैं, और कुछ लोग इस शब्द का संबंध रहस्य बतलाते हैं। पर बीसल देव रासो में काव्य के अर्थ में रसायन शब्द बार बार आया है, अतः हमारी समझ में रसायन शब्द के होते होते रासो नाम पड़ा। अब आते हैं सबसे पहले रासो काव्य में खुमान रासो पर। संवत 810 से 1000 के बीच में चित्तौड़ के रावल खुमान नाम के 3 राजा हुए हैं। कर्णटोड़ ने इनको एक मानकर इनके युद्धों का विस्तार से वर्णन किया है। उनके वर्णन का सारांश ये है कि कालभोज बाप्पा के पीछे खुमान गद्दी पर बैठा, जिसका नाम मेवाड़ के इतिहास में प्रसिद्ध है, और जिसके समय में बगदाद के खलीफा अलमामू ने ही चित्तौड़ पर चढ़ाई की। खुमान की सहायता से बहुत से राजा आए और चित्तौड़ की रक्षा हो गई। खुमान ने 24 युद्ध किए और विक्रमी संवत 869 से 893 तक राज्य किया। यह समस्त वर्णन दलपत विजय नामक किसी कवि के रचित खुमान रासो के आधार पर लिखा गया जान पड़ता है। पर इस समय खुमान रासो की जो प्रति प्राप्त है वह अपूर्ण है, और उसमें महाराजा प्रताप सिंह तक का वर्णन है। काला बोझ बप्पा से लेकर तीसरे खुमान तक की वंश परंपरा इस प्रकार है। सबसे पहले काला बोझ, फिर खुमान, फिर मत्तट, फिर भृतृपट, उसके बाद सिंह, फिर खुमान दूसरा, फिर माए, फिर खुमान तीसरा। काला बोझ का समय विक्रमी संवत 791 से 810 तक का है, और तीसरे खुमान के उत्तराधिकारी भृतृपट के समय 2 शिलालेख विक्रमी संवत 999 से 1000 के मिले हैं। अतः इन 190 वर्षों का औसत लगाने पर तीनों खुमान का समय अनुमानित है। इस प्रकार ठहराया जा सकता है कि सबसे पहले खुमान का समय 810 से 865, दूसरे का विक्रमी संवत 870 से 900, और तीसरे का विक्रमी संवत 965 से 990। अब्बासिया वंश का अलमामू विक्रमी संवत 870 से 890 तक खलीफा रहा, और इस समय के पूर्व खलीफाओं के सेनापतियों ने सिंध देश की विजय कर ली थी, और उधर से राजपुताने पर मुसलमानों की चढ़ाइयां होने लगी थी। अतएव यदि किसी खुमान के अलमामू की सेना से लड़ाई होती हुई होगी तो उसी नाम से खुमान रासो की रचना हुई होगी। ये नहीं कहा जा सकता कि इस समय जो खुमान रासो मिलता है उसमें कितना अंश पुराना है। उसमें महाराणा प्रताप सिंह का वर्णन मिलने पर यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जिस रूप में यह ग्रंथ मिलता है उसमें विक्रमी संवत की 17वीं शताब्दी में प्राप्त हुआ होगा। शिव सिंह सरोज की कथा अनुसार एक ज्ञात नाम भाट ने खुमान रासो नामक काव्य ग्रंथ लिखा, जिसमें श्री रामचंद्र के खुमान रासो तक के युद्धों का वर्णन था। यह नहीं कहा जा सकता कि दलपति विजय असली खुमान रासो के रचयिता थे और उन्होंने पिछला परिशिष्ट था। उसके बाद देखिए बीसल देव रासो। नरपति नालय कवि विग्रह राज चतुर्थ उपनाम बीसल देव का समकालीन था। कदाचित ये राजकवि था और इसने बीसल देव नाम एक छोटा सा 100 पृष्ठों का ग्रंथ लिखा है, जो वीर गीत के रूप में। ग्रंथ में निर्माण काल यो दिया है 12 से बहुत्रा मध्यादि जैठ वदी नवमी बुधारी, नाला रसायन आरंभी शारदा तुकी ब्रह्म कुमारी।
12 से 72 का स्पष्ट यहाँ से 12 से 1212 है। 72 शब्द बृहत्तर द्वादशोत्तर का रूपांतर है, अतः 12 से बहुतरा का अर्थ द्वादशोत्तर यानी 1200 अर्थात 1212 होगा। गणना करने पर विक्रमी संवत 1212 में ज्येष्ठ बदी नवमी को बुधवार ही पड़ता है। कवि ने अपने रासों में सर्वत्र वर्तमान काल का प्रयोग ही किया है, जिसमें बिसल देव का समकालीन जान पड़ता है। विग्रह राज चतुर्थ समय का भी 1220 के आसपास का ही है। उसके शिलालेख में संवत 1210 से 1220 के प्राप्त है और बिसल देव के 4 खंड है। ये काव्य लगभग 2000 चरणों में समाप्त हुआ और इसकी कथा का सार कुछ ऐसे है, जिसके अंदर सबसे पहले खंड में मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती से सांबर के बिसल देव का विवाह होना। उसके बाद खंड 2 में बिसल देव का राजमती से रूट कर उड़ीसा की ओर जाना और वहां 1 साल रहना। खंड 3 में राजमती का वीरा वर्णन और बिसल देव का उड़ीसा से लौटा। खंड 4 में भोज का अपनी पुत्री को अपने घर ले आना और वहां से बिसल देव को राजमती को फिर से चित्तौड़ लेके आना। दिए गए संवत के विचार से कवि अपने नायक का समसामयिक जान पड़ता है, पर वर्णित घटनाएं विचार करने पर बिसल देव के बहुत पीछे से लिखी जान पड़ती है, जबकि उनके संबंध में कल्पना की गुंजाइश रही होगी। यह घटनात्मक काव्य नहीं वर्णनात्मक है। इसमें 2 ही घटनाएं हैं, बिसल देव का विवाह और उसका उड़ीसा जाना। इसमें पहली बात तो कल्पना प्रसूत प्रतीत होती है। बिसल देव से 100 वर्ष पहले ही धार के प्रसिद्ध परमार राजा भोज का देहांत हो चुका था, अतः उनकी कन्या के साथ बिसल देव का विवाह किसी पीछे के कवि की कल्पना ही प्रतीत होती है। उस समय मालवा में भोज नाम का एक दूसरा राजा मालवा में भोजराज नाम का कोई और राजा नहीं था। बिसल देव के परमार वंश की रानी थी। ये बात परंपरा से प्रसिद्ध अवश्य चली आती है, क्योंकि इसका उल्लेख पृथ्वीराज रासों में भी है। इस बात को लेकर पुस्तक में भोज का नाम रखा हुआ जान पड़ता है, अतः ये हो सकता है कि धार के परमाणु की उपाधि ही भोज रही हो और इस आधार पर इन्हीं में से किसी एक कन्या का बिसल देव से विवाह हुआ। परमार कन्या के संबंध में कई स्थानों पर जो वाक्य आए हैं उनमें ध्यान देने योग्य सिद्धांत पुष्ट होता है कि राजा भोज का नाम कहीं पीछे से न मिलाया गया हो, जैसे जन्नी गोरी तू जैसलमेर, गोरडी जैसलमेर की। आबू के परमार भी राजपुताने में फैले हुए थे, अतः राजमती का उनमें से किसी एक सरदार की कन्या होना भी संभव है। और भोज के अतिरिक्त और भी नाम इस प्रकार जोड़े होते हैं, जैसे माघ आचार्य कवि जैसे पहले कहा है कि अजमेर के चौहान राजा बिसल देव बड़े वीर और प्रतापी थे। उन्होंने मुसलमानों के विरुद्ध कई चढ़ाइयां की थी और कई प्रदेशों को मुसलमानों से खाली करवाया। दिल्ली और हांसी प्रदेश इन्हीं ने अपने राज्य में मिलाए थे। इनमें वीर चरित्र का बहुत कुछ वर्णन इनके राजकवि सोमदेव रचित ललित विग्रह राज नाटक संस्कृत में है, और जिसका कुछ अंश बड़ी बड़ी शिलाओं पर खुदा हुआ मिलता है और राजपुताना म्यूजियम में सुरक्षित है। पर हालांकि इस बिसल देव रासों में जैसा कि होना चाहिए था, न तो उक्त वीर राजा की ऐतिहासिक चढ़ाइयों का वर्णन है, न उनके शौर्य पराक्रम का। श्रृंगार रस की दृष्टि से विवाह और रूठ कर विदेश जाने के वर्णन का मनमाना वर्णन है। अतः छोटी पुस्तक को बिसल देव ऐसे वीर का रासो कहना खटकता है, पर जब हम देखते हैं कि ये कोई काव्य ग्रंथ नहीं है, केवल गाने के लिए रचा गया था, तो बहुत कुछ समाधान हो जाता है। उसके बाद देखिए, भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो वह साहित्यिक नहीं है, राजस्थानी है। जैसे सुकई छे सूखता है, पाटन थी पाटन से, भोज तना भोज का, खंड खंडरा खंड खंड का। इस ग्रंथ से इस बात का आभास अवश्य मिलता है कि ये शिष्ट काव्य भाषा में ब्रज और खड़ी बोली के प्राचीन रूप का ही राजस्थान में भी व्यवहार होता था। साहित्य की सामान्य भाषा हिंदी ही थी, जो पिंगल भाषा कहलाती थी, और बिसल देव में बीच बीच में बराबर इस साहित्यिक भाषा को मिलाने का प्रयत्न दिखाई पड़ता है। भाषा की प्राचीनता पर विचार करने से पहले इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि गाने की चीज होने के कारण इसकी भाषा में समय अनुसार बहुत कुछ फेरफार होता आया है, पर लिखित रूप में रक्षित होने के कारण इसका पुराना ढांचा बहुत कुछ बचा हुआ है। उदाहरण के लिए मिलवी मिलाकर जोड़कर, चितह चित्त में, ऋणी रण में आदि प्राकृत शब्द भी हैं, जिनका प्रयोग कविता में अभ्रंश काल से पीछे होता रहा। इसमें आए हुए कुछ फारसी, अरबी, तुर्की शब्दों का भी और ध्यान जाता है, जैसे महल, इमाम, तजियाना आदि। जैसा कहा जा चुका है कि पुस्तक की भाषा में फेरफार हुआ करता है, अतः ये शब्द पीछे मिले हुए भी हो सकते हैं, हर कवि द्वारा व्यवहृत में। समय से पहले ही पंजाब में मुसलमानों का प्रवेश हो गया था और अंत में इधर उधर जीविका फैलाने के लिए लगे थे। अंत ऐसे साधारण शब्दों का प्रचार कोई आश्चर्य की बात नहीं। बिसल देव के सरदारों में ताजुद्दीन मियाँ भी मौजूद है। महल पलाणे और ताजुद्दीन खुरसाना चढ़ी चाले गोन। उपयुक्त विवेचनों के आधार पर यह पुस्तक न तो वस्तु के विचार से, न भाषा के विचार से और अपने असली और मूल रूप में कही जा सकती है। राय बहादुर पंडित गौरी शंकर इराचंद ओझा ने इन्हें हमीर के समय की रचना कहा है, और यह नरपति नाले की पोथी का विकृत रूप अवश्य है, जिसके आधार पर हम भाषा और साहित्य संबंधी कई तथ्यों पर पहुंचते हैं। ध्यान देने बात यह है कि राजपुतानों के एक भाट का अपनी राजस्थानी में हिंदी का मेल करना, जैसे माती का आखा किया, चंदन काठ को माड़वा, सोना की चोरी, मोती का माल इत्यादि।
इसे सिद्ध हो जाता है कि प्रादेशिक बोलियों के साथ साथ ब्रज या मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा भी स्वीकृत हो चुकी थी, जो चारणों में पिंगल भाषा के नाम से पुकारी जाती थी। अपभ्रंश के योग से शुद्ध राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप था वह डिंगल कहलाता था, और हिंदी साहित्य के इतिहास में केवल पिंगल भाषा में लिखे ग्रंथों का विचार कर सकते हैं। दूसरी बात जो कि साहित्य से संबंध रखती है, वीर और श्रृंगार का मेल है। इस ग्रंथ में श्रृंगार का ही पुट है, वीर रस किंचित आभास मात्र है, संयोग और वियोग के गीत कवि ने गाए हैं। अगला देखिए बीसल देव रासो के कुछ पद देखिए, ये आप प्लीज स्क्रीनशॉट लेके कर लेना क्योंकि ये पढ़ाना मुश्किल है और अगर मैं पढ़ाऊंगी तो टाइम बहुत चला जाएगा, तो स्क्रीनशॉट ले लेना। और मेरे हिसाब से इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक है। उसके बाद देखिए चंद बरदाई संवत 1225, ये हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन है। चंद दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट महाराजा पृथ्वीराज के सामंत और राजकवि प्रसिद्ध है। इसमें इनके नाम में भावुक हिंदुओं के लिए एक विशेष प्रकार का आकर्षण है। रासो के लिए भट्ट जाति के जगात नामक गोत्र से फिर इनके पूर्वजों की भूमि पंजाब थी, जहां लाहौर में इनका जन्म हुआ था। इनका और महाराज पृथ्वीराज का जन्म एक ही दिन हुआ था और दोनों ने एक ही दिन संसार भी छोड़ा था। ये महाराज पृथ्वीराज के राजकवि ही नहीं, उनके सखा और सामंत भी थे तथा षड भाषा, व्याकरण, काव्य, साहित्य, छंद शास्त्र, ज्योतिष, पुराण, नाटक आदि अनेक विद्याओं में पारंगत थे। इन्हें जालंधरी देवी का इष्ट था, जिसकी कृपा से यह दृश्य काव्य भी कर सकते थे। इनका जीवन पृथ्वीराज के जीवन के साथ ऐसा मिला जुला था कि अलग नहीं किया जा सकता। युद्ध में, आखेट में, सभा में, यात्रा में ये सदा महाराज के साथ रहते थे और जहां जो भी बातें होती थी सब में सम्मिलित रहते थे। पृथ्वीराज एक 2500 पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ है, जिसमें 69 सर्ग 69 सर्ग या अध्याय हैं। प्राचीन समय में प्रचलित प्राय सभी छंदों का व्यवहार हुआ है। मुख्य छंद कवित, छपय, दूहा, तोमर, त्रोटक, गहा और आर्य है। जैसे कादम्बरी के संबंध में प्रसिद्ध है कि उनका पिछला भाग बाण के पुत्र ने पूरा किया है, वैसे ही रासो के पिछले भाग का भी चंद के पुत्र जलन द्वारा पूर्ण किया जाना कहा जाता है। रासो के अनुसार जब शाहबुद्दीन गोरी पृथ्वीराज को कैद करके गजनी ले गया, तब कुछ दिन पीछे चंद भी गए। जाते समय कवि ने अपने पुत्र जल्लन के हाथ में रासो की पुस्तक देकर उसे पूर्ण करने का संकेत दिया। जल्लन के हाथों में रासो को सौंपे जाने और उसे पूरा किए जाने का उल्लेख रासो में है। पुस्तक जल्लन हथ दे चली गज्जन काज। उसके बाद देखिए पृथ्वीराज में आबू के यज्ञ कुंड से 4 क्षत्रिय कुलों की उत्पत्ति और चौहानों के अजमेर में राजस्थान से लेकर पृथ्वीराज के पकड़े जाने तक का सविस्तार वर्णन। इस ग्रंथ के अनुसार पृथ्वीराज अजमेर के चौहान राजा सोमेश्वर के पुत्र और अर्णोराज के पुत्र थे। सोमेश्वर का विवाह दिल्ली के तोमर राजा अनंगपाल की कन्या से हुआ। अनंगपाल की 2 कन्याएं थी, सुंदरी और कमला। सुंदरी का विवाह कन्नौज के राजा विजयपाल के साथ हुआ और इस संयोग से जयचंद राठौड़ की उत्पत्ति हुई। दूसरी कन्या कमला का विवाह अजमेर के चौहान सोमेश्वर के साथ हुआ, जिसके पुत्र पृथ्वीराज हुए। अनंगपाल ने अपने नाते पृथ्वीराज को गोद लिया, जिसमें अजमेर और दिल्ली राज एक हो गया। जयचंद को ये बात अच्छी न लगी। उन्होंने एक दिन रात सूर्य करके सब राजाओं को यज्ञ के भिन्न भिन्न कार्य करने के लिए निमंत्रित किया और इस यज्ञ के साथ अपनी कन्या संयोगिता का समय रचा। रात सूर्य में सब राजा आए पर पृथ्वीराज नहीं आए। इस पर जयचंद ने चिढ़कर पृथ्वीराज की स्वर्ण मूर्ति द्वारपाल के द्वार पर रखवा दी। संयोगिता का अनुराग पहले से ही पृथ्वीराज था। अंत जब वह जयमाला लेकर रंग भूमि में आई, तब उसने पृथ्वीराज की मूर्ति को ही माला पहना दी। इस पर जयचंद ने उसे घर से निकालकर गंगा किनारे एक महल में भेज दिया और पृथ्वीराज के सामंतों ने आकर यज्ञ विध्वंस किया। फिर पृथ्वीराज ने चुपचाप जाकर संयोगिता से गांधर्व विवाह किया और अंत में उसे हर ले गए। रास्ते में जयचंद की सेना से बहुत युद्ध हुआ, पर संयोगिता को लेकर पृथ्वीराज कुशलता पूर्वक दिल्ली आ गए और वहां भोग विलास में उनका समय बीतने लगा। राज्य की रक्षा का ध्यान न रह गया। एक बात सोचने वाली है, मतलब आई एम सॉरी टू से दिस, मेरे को पता है कि अगर ये वीडियो कभी भी मतलब ज्यादा लोगों के पास पहुंचे तो वो मुझे देशद्रोही भी कह सकते हैं और हो सकता है कि वो मुझे ये कहे कि आप तो इंडिया में रह के इंडिया की बुराई कर रहे हैं। बट पृथ्वीराज चौहान को ये बहुत ऐसे माना जाता है कि हमारा बहुत बड़ा लीडर था। मतलब इस तरह से हर एक चीज को वो रखना, हर एक चीज के ऊपर में सबसे पहले विवाह को रखना, विवाह के लिए लड़ाइयां करना, 16 16 17 17 विवाह करना, फिर लोग भोग विलास में डूब जाना और उसको फिर बाद में पता नहीं कैसे मैनिपुलेट करके लोगों का हीरो बना देना। ये चीज सोचने वाली है, जस्ट थिंक अबाउट इट। छोड़िए। उसके बाद देखिए बल का बहुत कुछ हाथ तो जयचंद और उसके राजाओं के साथ लड़ते लड़ते हो चुका था और बड़े बड़े सामंत मारे जा चुके थे। अच्छा अवसर देकर शाहबुद्दीन चढ़ाया पर हारा गया और पकड़ा गया। पृथ्वीराज ने उसे छोड़ दिया पर बार बार चढ़ाई करता रहा। अंत में पृथ्वीराज को पकड़कर गजनी जो है वो ले गया और कुछ काल के पीछे कवि चंद भी गजनी पहुंच गए। एक दिन चंद के इशारे पर पृथ्वीराज ने शब्द वेदी बाण के द्वारा शाहबुद्दीन को मारा
और फिर दोनों एक दूसरे को मारकर मर गए। शाहबुद्दीन पृथ्वीराज के बैर का कारण यह लिखा गया है कि शाहबुद्दीन ने अपनी यहाँ एक सुंदरी पर आसक्त था जो उसे एक दूसरे पठान सरदार हुसैन शाह को चाहती थी। जब ये दोनों शाहबुद्दीन से तंग हुए तब हारकर पृथ्वीराज के पास भाग आए। शाहबुद्दीन ने पृथ्वीराज के यहाँ यह कहला भेजा कि इन दोनों को अपने यहाँ से निकाल दो। पृथ्वीराज ने उत्तर दिया कि शरणागत की रक्षा करना क्षत्रियों का धर्म है, अतः इन दोनों की हम बराबर रक्षा करेंगे। इसी बैर से शाहबुद्दीन ने दिल्ली पर चढ़ाइयाँ की और यह तो पृथ्वीराज का मुख्य चरित्र हुआ। इसके बीच बीच में बहुत से राजाओं के साथ पृथ्वीराज के युद्ध और अनेक राजकन्याओं के विवाह की कथाएं भी रासों में भरी पड़ी है। ऊपर लिखे वृत्तांत और रासों में दिए गए संवतों का ऐतिहासिक तथ्यों के साथ बिल्कुल मेल न खाने के कारण अनेक विद्वानों ने पृथ्वीराज रासों के पृथ्वीराज समसामयिक किसी कवि का रचना न होने पर पूरा संदेह किया और उन्होंने 16वीं शताब्दी में लिखा गया एक जाली ग्रंथ ठहराया। रासों में चंगेज, तैमूर आदि कुछ पीछे के नाम आने पर यह संदेह और विपुष्ट हो जाता है। प्रसिद्ध इतिहासज्ञ राय बहादुर पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा में रासों में वर्णित घटनाओं और संवतों को बिल्कुल भाटू की कल्पना मानते हैं। पृथ्वीराज राजसभा के कश्मीरी कवि जयानक की संस्कृत में पृथ्वीराज नामक एक काव्य लिखा है, पृथ्वीराज विजय नामक एक काव्य लिखा है जो पूरा नहीं मिलता है। उसमें दिए गए संवत और घटनाएं ऐतिहासिक खोज के अनुसार ठीक ही ठहरती है। उसमें पृथ्वीराज की माता का नाम कर्पूरी देवी लिखा है, जिसका समर्थन हांसी के शिलालेख में भी होता है। उक्त ग्रंथ अत्यंत प्रमाणिक और समय समय की रचना है। उसके और हमीर महाकाव्य आदि प्रमाणिक ग्रंथों के अनुसार सोमेश्वर का दिल्ली के तोमर राजा अनंगपाल के पुत्र से विवाह होना और पृथ्वीराज का अपने नाना की गोद जाना, राजा समर सिंह का पृथ्वीराज का समकालीन होना और उसके पक्ष में लड़ना, संयोगिता हरण इत्यादि बातें असंगत सिद्ध होती है। इस प्रकार आबू के यज्ञ से चौहान आदि 4 अग्निकुलों की उत्पत्ति की कथा भी शिलालेखों से जांच करने पर कल्पित ठहरती है, क्योंकि इनमें से सोलंकी, चौहान आदि कई कुलों के प्राचीन राजाओं के शिलालेख मिलते हैं, जिनमें से ये सूर्यवंशी, चंद्रवंशी आदि कहे गए हैं। अग्निकुल का कोई उल्लेख इसमें नहीं मिलता है और इस पे लोगों ने मूवीज बना दी है पृथ्वीराज चौहान की इन झूठी फाल्स मतलब घटनाओं पे। आगे देखिए, चंद ने पृथ्वीराज का जन्मकाल संवत 1115 में दिल्ली को जाना 1122 में, कन्नौज जाना 1151 में, शाहबुद्दीन के साथ युद्ध 1158 में लिखा है। पर शिलालेख और दान पत्रों में जो संवत मिले हैं उनके अनुसार रास्तों में दिए गए संवत ठीक नहीं है। अब दान पत्र या शिलालेख जिसमें पृथ्वीराज जयचंद और परम परमदेव महोबे के राजा परमाल के नाम से आए हैं, जो इस प्रकार मिले हैं। ये संवत जो है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मैं छोड़ रही हूँ। आगे देखिए, पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने रासों के पक्ष समर्थन में इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि रासों के सब संवतों में 60 संवतों से 90-91 वर्षों का एक नियम जान पड़ता है। उन्होंने ये विचार उपस्थित किया कि अंतर भूल नहीं है, बल्कि किसी कारण से रखा गया। इस धारणा को लिए उन्होंने इस रासों के दोहे को पकड़ा और विक्रम साक आनंद का अर्थ किया कि मतलब शून्य, नंद मतलब 9 अर्थात 90, यानी कि रहित विक्रम संवत। अब ये क्यों 90 वर्ष घटाए गए, इसका कोई कारण वो नहीं बता सके। नंदवंशी शूद्र थे, इसलिए उनका राजत्व का राजपूत घाटी से निकाल दिया। इस प्रकार की विलक्षण कल्पना करके वे रह गए, पर इन कल्पनाओं में किसी प्रकार का समाधान नहीं होता। आज तक और कहीं प्रचलित संवत में कुछ काल निकालकर संवत लिखने की प्रथा नहीं पाई गई। फिर भी ये विचारणीय है कि जिस किसी ने प्रचलित विक्रम संवत में 90-91 वर्ष निकालकर पृथ्वीराजों में जो संवत दिए हैं उनमें ऐसा क्या जानबूझकर किया है, अथवा धोखे से या भ्रम से पढ़कर। ऊपर जो दोहा उद्धृत किया गया है उसमें आनंद के स्थान पर नंद पाठ का होना अधिक उपयुक्त मानते हैं और इसी रासों में एक दोहा यह भी मिलता है, एकादश से पंचदय विक्रम जिस धर्म। इसमें 9 के भी गुप्त करने का अर्थ निकाला गया है, पर कितने में से 9 कम करने का यह तीसरा शक बनता है, ये नहीं कहा है। दूसरी बात यह कि गुणगुप्त ब्राह्मण का नाम गुणगुप्त प्रतीत होता है। बात संवत की है ही नहीं। इतिहास विरुद्ध कल्पित घटनाएं जो भरी पड़ी हैं उनके बारे में क्या कहा जा सकता है। माना कि रासो इतिहास नहीं काव्य ग्रंथ है, पर काव्य ग्रंथों में सत्य घटनाओं के बिना किसी प्रयोजन के उल्लेख नहीं किया जा सकता। जानक का पृथ्वीराज विजय भी तो काव्य ग्रंथ है, पर उसमें क्यों घटनाएं और नाम सब ठीक ठाक है। इस संबंध इसके अतिरिक्त कुछ कहने की जगह नहीं है। ये पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन यह हो सकता है कि इधर उधर कुछ पद चंद के भी बिखरे हों, उन्हें पता लगाना संभव है। यदि यह ग्रंथ किसी समसामयिक कवि का रचा होता तो इसमें कुछ थोड़े ही अंश पीछे मिले होते और कुछ घटनाएं और कुछ संवत ठीक होते। रहा यह प्रश्न, पृथ्वीराज की सभा में चंद नाम का कोई कवि था ही नहीं। पृथ्वीराज विजय के कर्ता जानक ने पृथ्वीराज के मुख्य भाट या बंदीराज का नाम पृथ्वी भट्ट लिखा है और चंद का नाम उसमें कहीं लिया नहीं गया है। पृथ्वीराज के 5वें सर्ग में यह श्लोक आया भी है। इसमें यमक के द्वारा जिस चंद्र राज कवि का संकेत है, यह राय बहादुर श्रीयुत पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार चंद्रक कवि हैं, जिनका उल्लेख कश्मीरी कवि शिवेंद्र ने भी किया है। इसकी अवस्था में यह भी कहा जा सकता है कि चंद्रबरदाई नाम का कोई कवि था,
या तो वह पृथ्वीराज की सभा में न रहा होगा, अचानक से कश्मीर लौट जाने पर आया होगा। यदि यह अधिक संभव यह जान पड़ता है कि पृथ्वीराज के पुत्र गोविंदराज या उनके भाई हरिराज या इन दोनों में से किसी के वंशज के यहाँ चंद नाम का कोई भट्ट कवि रहा, जिसने उनके पूर्वज पृथ्वीराज की वीरता आदि के वर्णन में कुछ रचना की हो। पीछे जो कुछ बहुत सा कल्पित भ्रमण तैयार होता गया, यह इन सब को लेकर चंद को पृथ्वीराज का समसामयिक मानकर उनके नाम पर रासू के नाम की एक बहुत बड़ी इमारत खड़ी की गई। भाषा की कसौटी पर यदि इस ग्रंथ को कसते हैं तो यह और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि बिल्कुल बेठिकाने उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। दोहों की कुछ कुछ कविताओं की भाषा तो ठिकाने की है, पर त्रोटक आदि छंदों में तो कहीं कहीं अनुस्वारांत शब्दों की ऐसी मनमानी भरमार है कि जैसे संस्कृत प्राकृत की नकल की हो। कहीं कहीं तो भाषा आधुनिक सांचे में ढली हुई दिखाई पड़ती है, क्रियाएं नए रूपों में मिलती हैं, पर साथ ही साथ कहीं कहीं भाषा अपने असली प्राचीन साहित्यिक रूप में पाई जाती है, जिनमें प्राकृत और अभ्रंश शब्दों के साथ साथ शब्दों के रूपों विभक्तियों के चिन्ह पुराने ढंग के हैं। इस दशा में भाटों के इस बाग जाल के बीच कहाँ पर कितना अंश असली है, इसका निर्णय असंभव होने के कारण यह ग्रंथ न तो भाषा के इतिहास में और न ही अ, मतलब न ही इतिहास के जिज्ञासुओं के काम का है। अगला देखिए, महामहो उपाध्याय पंडित हरिप्रसाद शास्त्री ने 1909 से 1913 तक राजपूताना में प्राचीन ऐतिहासिक काव्य की खोज में 3 यात्राएं की। उनका विवरण बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी ने छापा है। उस विवरण में पृथ्वीराज के विषय में बहुत कुछ लिखा है और कहा गया है कि कोई कोई तो चंद के पूर्व पुरुषों की मगध से आया हुआ बताते हैं, पर पृथ्वीराज में लिखा है कि चंद का जन्म लाहौर में हुआ था और कहते हैं कि चंद पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर के समय में राजपूताना में आया और पहले सोमेश्वर का दरबारी, पीछे से पृथ्वीराज का मंत्री, सखा और राजकवि हुआ। वो पृथ्वीराज ने नागौर बसाया था और उसी में से कुछ भूमि चंद को दी थी। शास्त्री जी का कहना है कि नागौर में अब तक चंद के वंशज रहते हैं और इसी वंश के वर्तमान प्रतिनिधि नानूराम भाट से शास्त्री जी की भेंट हुई और उसमें चंद का वंश वृक्ष प्राप्त हुआ। ये वंश वृक्ष आप देख लेना, ठीक है। आगे देखिए, नानूराम जी का कहना है कि चंद के 4 लड़के थे, जिसमें से एक मुसलमान हो गया, दूसरे का कुछ पता नहीं, तीसरे के वंशज अंबोर में जा बसे और चौथे का वंशज नागौर में चला। पृथ्वीराज के चंद के लड़कों का उल्लेख इस प्रकार है: दहती पुत्र कवि चंद के सुंदर रूप जान, इक जल गुण बावरो गुण समूल सस्वान। पृथ्वीराज रासों में कवि चंद के 10 पुत्रों के नाम दिए गए हैं। सूरदास की साहित्य लहरी की टीका में एक ऐसा पद आया है जिसमें सूर की वंशावली दी गई है। यह वह पद ये है, ठीक है। इन दोनों वंशावलियों को मिलाने पर मुख्य भेद ये प्रकट होता है कि नानूराम ने जिनको जलचंद की वंश परंपरा में बताया है, उक्त पद में उन्हें गुणचंद की परंपरा में कहा है। बाकी नाम प्राय मिलते हैं। नानूराम का कहना है कि चंद ने 3 या 4,000 श्लोकों की संख्या में अपना काव्य लिखा था और उसके पीछे उनके लड़के ने अंतिम 10 समयों को लिखकर उस ग्रंथ को पूरा किया। पीछे से लोग उसमें अपनी रुचि और आवश्यकता अनुसार जोड़ तोड़ करते रहे। अंत में अकबर के समय में इसने एक प्रकार के परिवर्तित रूप को धारण किया और अकबर ने इस प्रसिद्ध ग्रंथ को सुना था और इसके इस प्रकार उत्साह प्रदर्शन पर कहते हैं कि इस समय रासो नामक अनेक ग्रंथों की रचना की गई। नानूराम जी का कहना है कि असली पृथ्वीराज रासो की प्रति मेरे पास है, पर उन्होंने महोबा समय की जो नकल महामहो उपाध्याय पंडित हरिप्रसाद शास्त्री को दी वह और भी उत्पटांग और रद्दी है। और पृथ्वीराज के पद्मावती समय के कुछ पौधे नमूनों के लिए दिए जाते हैं, ठीक है। ये बहुत ज्यादा जो ऐसे भर भर के दिए हुए ना, मैं उनको थोड़ा सा एक बार टाल रही हूँ, ठीक है। 1 मिनट दीजिए मुझको, ठीक है। आगे देखिए, भट्ट केदार मधुकर कवि। जिस प्रकार चंद बरदाई ने महाराज पृथ्वीराज को कीर्तिमान किया है, उसी प्रकार भट्ट केदार ने कन्नौज के सम्राट जयचंद का गुण गाया है। रासों में चंद और भट्ट केदार के संवाद का एक स्थान पर उल्लेख हुई है और भट्ट केदार ने जयचंद प्रकाश नामक एक महाकाव्य लिखा था, जिसमें महाराज जयचंद के प्रताप और पराक्रम का विस्तृत वर्णन था। इसी प्रकार का जयमय चंद्रिका नाम का एक बहुत बड़ा ग्रंथ मधुकर कवि ने भी लिखा था, पर दुर्भाग्य से दोनों ग्रंथ आज उपलब्ध नहीं है। केवल इसका उल्लेख शिंगायच दयालदास कृत राठौड़ा ख्यात में मिलता है, जो बीकानेर के राज पुस्तक भंडार में सुरक्षित है। इस ख्यात में मिलता है कि दयालदास ने आदि से लेकर कन्नौज तक का वृत्तांत इन्हीं दोनों ग्रंथों के आधारों पर लिखा है। इतिहासज्ञ इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि विक्रम की 13वीं शताब्दी के आरंभ में उत्तर भारत के 2 प्रधान साम्राज्य थे। एक थे गहरवारों का विशाल साम्राज्य और जिनकी राजधानी कन्नौज थी, जिसके अंतर्गत प्राय सारा मध्य देश काशी से कन्नौज तक था। दूसरा चौहानों का, जिसकी राजधानी दिल्ली थी और जिसके अंतर्गत दिल्ली के अजमेर तक का पश्चिमी प्रांत था। कहने की आवश्यकता नहीं कि इन दोनों ने गहरवारों का साम्राज्य अधिक विस्तृत, धन धान्य संपन्न और देश के प्रधान भाग पर था। गहरवारों की 2 राजधानियां थी, कन्नौज और काशी। इसी से कन्नौज के गहरवार राजा काशीराज कहलाते थे। जिस प्रकार पृथ्वीराज का प्रभाव राजपूतानों के राजाओं पर था, उसी प्रकार जयचंद का प्रभाव बुंदेलखंड के राजाओं पर था। कालिंजर या महोबे के चंदेल राजा परमिरदेव परम परमर परमर्दिदेव
परमाल जयचंद के मित्र या सामंत थे, जिसके कारण पृथ्वीराज ने उन पर चढ़ाई की। कन्नौज के पक्ष में दिल्ली के चौहान पृथ्वीराज से बराबर लड़ते रहे। उसके बाद आता है जगनीक। ऐसा प्रसिद्ध है कि कालिंजर के राजा परमार के यहाँ जगनीक नाम के घाट थे, जिन्होंने महोबे के दो तेज प्रसिद्ध वीरों आला और उदल उदय सिंह के वीर चरित्र का विस्तृत वर्णन एक वीर गाथात्मक काव्य में लिखा था। और यह इतना सर्वप्रिय हुआ कि इसके वीर गतों का प्रचार क्रमशः सारे उत्तरी भारत में, विशेषतः उन सब प्रदेशों में वे कन्नौज साम्राज्य के अंतर्गत हो गया। जगनीक के काव्य का आज तक कहीं पता नहीं है, पर इसके आधार पर प्रचलित गीत हिंदी भाषाभाषी प्रांतों के गांव-गांव में सुनाई पड़ते हैं। ये गीत आला के नाम से प्रसिद्ध है और बरसात में गाए जाते हैं। गांव में जाकर देखिए तो मेघ गर्जन के बीच किसी अलैत के ढोल के गंभीर घोष के साथ ये वीर हुंकार सुनाई पड़ेगी। 12 बरिस ले कुकर जिए, 13 ले जिए सियार, बरिस 18 छतरी जिए, आगे जीवन को धिक्कार। इस प्रकार साहित्यिक रूप में न रहने पर भी जनता के कंठ में जगनीक के संगीत की वीर दर्दपूर्ण भरती ध्वनि अनेक बल खाती हुई अभी तक चली आ रही है। इस दीर्घकाल यात्रा में उनका बहुत कुछ कलेवर बदल गया है। देश और काल के अनुसार भाषा में ही परिवर्तन नहीं हुआ है, वस्तु में भी बहुत अधिक परिवर्तन होता आया है। बहुत से नए अस्त्रों, देशों और जातियों के नाम सम्मिलित हो गए हैं और बराबर हो जाते हैं। यदि यह ग्रंथ साहित्यिक प्रबंध पद्धति पर लिखा गया होता तो कहीं न कहीं राजकीय पुस्तकालयों में इसकी कोई प्रतिरक्षित मिलती, पर यह गाने के लिए ही रचा गया था। इसमें पंडितों और विद्वानों के हाथ इसकी रक्षा की ओर नहीं बढ़े, जनता ही के बीच इसकी गूंज बनी रही, पर यह गूंज मात्र है, मूल शब्द नहीं। आला का प्रचार यूं तो सारे उत्तर भारत में है, पर बैंसवाड़ा इसका केंद्र माना जाता है और इसे गाने के लिए बहुत अधिक मिलते हैं बुंदेलखंड में, विशेषतः महोबे के आसपास इसका चलन बहुत है। इन गीतों के समुच्चय को सर्वसाधारण आलाखंड कहते हैं, जिससे अनुमान होता है कि आला शब्द ये वीर गीत जगनीक के रचे उस बड़े काव्य के खंड के अंतर्गत थे, जो चंदेलों की वीरता के वर्णन में लिखा गया होगा। आला और उदल परमाल के सामंत थे और बनाफट राज शाखा के क्षत्रिय थे। इन गीतों का एक संग्रह आलाखंड के नाम से जाना जाता है। फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर मिस्टर चार्ल्स इलियट ने पहले इन गीतों का संकलन करके 60-70 वर्ष पूर्व छपाया था। और उसके बाद आते हैं 7 नंबर पर श्रीधर। इनके संवत 1454 में रणमल छंद नामक एक काव्य रचा, जिसमें ईडर के राठौड़ राजा रणमल की उस विजय का वर्णन है जो उसने पाटन के सूबेदार जफर खान पर प्राप्त की थी। उसका पद्य देखिए, ढम ढमई ढम ढम धमकार ढमकर ढोल ढम जमिया। अच्छा, तो आज की क्लास है ना हम इतनी ही रखते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। और अगर इसको आप करोगे ना, मतलब अगर आप साथ के साथ पढ़ते भी चलोगे या सुनते भी चलोगे, बहुत बोर हो जाओगे। ठीक है, तो इसका प्रकरण 4 जो है वो हम कल ही करेंगे पार्ट 2 के साथ, इसी वीडियो के साथ। ठीक है, यहीं से। तो आज की क्लास को रखते हैं यहीं पे और कल मिलते हैं इसी क्लास के अंदर इसी सेम प्रकरण 4 से। ठीक है, ओके, बाय एवरीबॉडी, गुड।